हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद जाके आज हम इंसानों के पास सवाल पूछने की एबिलिटी आई है। और उसी एबिलिटी के कारण हम ऐसे सवाल पूछते हैं कि आखिर और 1000 सालों के एवोल्यूशन के बाद इंसान कैसे दिखेगा। क्या हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से खुद को मशीन्स के साथ फ्यूज कर लेंगे या इलॉन भैया के साथ मार्स पे जाकर घर बसाएंगे। और हाँ, मार्स से याद आया कि हम मार्स पर जाने की कोशिश आखिर कर ही क्यों रहे हैं, जबकि वीनस हमसे ज्यादा करीब है और उसे लिटरली अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। और अगर ऐसा कहते हैं ना कि स्पेस में हवा ही नहीं है, तो वहां पर एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे, और बिना हवा के वहां पर कोई खुशबू भी तो फैल नहीं पाएगी। तो फिर नासा ने कैसे ये स्पेस के स्मेल वाला परफ्यूम बनाया है? का हमें मामू बनाने का इरादा है का? वेल, ये सारे सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हमें सताते रहते हैं। और आज तुम्हारी इसी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं लाया हूं आस्क जीएसएफ का एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जहां तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। और अगर आपके पास भी कोई सवाल होगा तो नीचे #AskGSF करके पूछ लेना, क्योंकि आगे के वीडियोस में उसका जवाब आपको मिलते रहेगा। So, बिना किसी देरी के let us start with our today's video. Question number 1. Why won't NASA send humans to Venus? अब यार, इस बात पे तो हर कोई एग्री करेगा, आजकल हमारे इलॉन भैया सारे न्यूज में छाए रहते हैं, क्योंकि वो मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाने वाले हैं। पर मार्स पर ही क्यों? व्हाई नॉट वीनस, जो कि अर्थ से ज्यादा क्लोज है, अर्थ का जुड़वा भाई है, उसका वेट, साइज, ग्रेविटी सब कुछ अर्थ से सिमिलर है। वेल, इसके पीछे का रीजन ये है कि वीनस जैसा दिखता है वैसा असल में है नहीं। हाँ, इसे अर्थ का जुड़वा बोलते जरूर है, पर ये किसी जलते हुए हेल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के सतह का टेम्परेचर पता है कितना है? 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक पेंसिल के लेड को भी पिघलाने के लिए काफी है। और ऐसा भी नहीं है ना कि हमने यहाँ पर जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। सोवियत यूनियन यानी रशिया ने 1970 और 1980 के बीच में कई अनमैन स्पेसक्राफ्ट्स वहां पर भेजे थे, पर ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट्स वीनस के एटमॉस्फेयर में ही पिघलने लग गए आइसक्रीम की तरह। और सबसे ज्यादा देर तक वहां पर टिकने वाला स्पेसक्राफ्ट भी सिर्फ 110 मिनट तक ही टिक पाया था। और ऐसे में तो सोच लो भाई, इंसानों का तो पहुंचते ही सीधा ऑमलेट फ्राई हो जाएगा। और वहां पहुंच के इस जलाती जलन को आप पानी डाल के भी नहीं बुझा सकोगे, क्योंकि वीनस में तो पानी ही नहीं है दोस्त। वहां के एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही बहुत ही कम है। यानी वहां पर पहुंचते ही किसी भी इंसान की दम घुटते हुए मौत हो जाएगी। पर वीनस का कहर यहीं पर खत्म नहीं होता। वहां के एटमॉस्फेयर में भर भर के सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है, जो कि इतना डेंजरस है कि अगर गलती से भी वो हाथ पर किसी के गिर गया ना, तो हाथ के स्किन, टिश्यूज, बोन्स सबके आर पार होके छेद कर देगा। और वहां के गर्म टेम्परेचर के कारण एटमॉस्फेयर का एसिड जमीन पर गिरने से पहले ही वेपराइज होके बादल बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हर साल सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। पर इस सल्फ्यूरिक क्लाउड्स के कारण वीनस का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि वो सन से आने वाले 80% रेडिएशन को रोक देता है। अब 80% इज कूल बट नॉट इनफ, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर 95% रेडिएशन को रोक देता है। और अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रेडिएशन से हमें स्किन कैंसर हो सकता था, या फिर बाहर निकलते ही तुम्हारी आंखें कुछ ऐसी दिखने लगती। और तो और वहां का एक दिन भी अर्थ के 243 डेज के बराबर है। लेकिन उस दिन के अंत में वीनस का जो नीला सनसेट का नजारा है ना, वो देखने लायक है। सो या, यू कैन ऑलवेज विजिट वीनस फॉर दैट लवली सनसेट इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड, ऑफ कोर्स। नंबर 2, हाउ डज स्पेस स्मेल? अंतरिक्ष या स्पेस हमसे इतना पास होके भी हमसे करोड़ों मील मानो दूर है, और हम उसके बारे में जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही नई पहेलियां और सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं सवालों में से एक है कि आखिर स्पेस का स्मेल कैसा होगा, अंतरिक्ष की महक आखिर कैसी होगी। ये बताने के लिए नासा ने एक परफ्यूम बनाया है जो बिल्कुल स्पेस की तरह स्मेल करता है। लेकिन एक मिनट, कुछ हजम नहीं हुआ। जैसे हम सभी को पता है कि स्पेस एक वैक्यूम है और स्पेस में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ना तो ऑक्सीजन है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। और इसीलिए अगर टेक्निकली एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट से बाहर निकले तो बस 15 सेकेंड में ही उनकी मौत हो जाएगी। तो भैया, स्पेस सूट के अंदर रहकर ये कैसे पता चला कि स्पेस की स्मेल ऐसी होती है? नासा वाले हमारा पप्पू काट रहे हैं क्या? वेल, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना भाई, कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे ना, वो खुद भी एक्चुअल में स्पेस को स्मेल नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने स्पेस सूट्स और हेलमेट से आने वाली स्मेल से उन्होंने ये जज किया कि स्पेस कैसा स्मेल करता होगा। और उन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट थॉमस जेम्स के हिसाब से स्पेस स्मेल्स लाइक गरम एंड सूखा मीट। अब नासा से परफ्यूम खरीदना चाहोगे तो खरीद लो। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, नासा से कोई ये परफ्यूम क्यों खरीदना चाहेगा? सबसे पहले ये जानते हैं कि नासा का ये परफ्यूम किसने और क्यों बनाया। दरअसल एक ही आदमी था जिसने बहुत ही सटीक तरीके से
स्पेस की स्मेल का पता लगाया और वो था एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट। उनका कहना था कि जब वो आईएसएस पर एयरलॉक्स रिलीज करके एस्ट्रोनॉट्स को अंदर लेने के लिए हैच को ओपन करते थे, तब उन्हें हमेशा एक अजीब सी स्मेल आती थी, पर वो फिगर आउट नहीं कर पाते थे कि वो किस चीज की स्मेल थी। उन्हें लगता था कि शायद वो एयर डक्ट से आ रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो अलग सी स्मेल सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स, हेलमेट्स, ग्लव्स और जो टूल्स वो आईएसएस के बाहर लेकर जाते थे उनमें से ही आती थी। और तब जाके डॉन पेटिट को ये पता चला कि वो स्मेल असल में स्पेस की है, जिसे उन्होंने डिस्क्राइब करते वो कहा कि वो थोड़ी सी स्वीट मेटालिक स्मेल थी। और पृथ्वी पर वापस आते ही उन्होंने उस स्मेल को रिक्रिएट करने की कोशिश की। और अगर आप भी घर बैठे बैठे मस्त में स्पेस की स्मेल को सूंघना चाहते हो तो इस रेसिपी को तुरंत नोट डाउन कर लो। सबसे पहला स्टेप, स्मेल के अंदर के स्मोकीनेस के लिए सबसे पहले डालो सनोबार के पेड़ से निकला हुआ टार, और फिर सूखे मीट की खुशबू के लिए डालो कुछ हेलिक्रिज्म फ्लावर्स, और फिर उसमें मिलाओ अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए जाने जाने वाला मोटी सौंफ का एसिड। बस फिर इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए एक एल्यूमिनियम फॉइल में डाल के एक जार में डाल दो और फिर घर बैठे बैठे लो स्पेस का मजा, बिल्कुल डॉन पेटिट की तरह। पर नासा वाले थोड़े और स्मार्ट थे, उन्होंने इसका डायरेक्ट परफ्यूम ही बनाकर इसे कमर्शियलाइज कर दिया, एंड इवन ताकि स्पेस में जाने से पहले वो एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपीरियंस करा सके कि स्पेस की स्मेल कैसी होती होगी। और हाँ, प्रोसीजर जितना खराब था उसकी खुशबू उतनी खराब नहीं है। एक्चुअली रिव्यूज बताते हैं कि इट स्मेल्स लाइक रास्पबेरीज और साथ में रम और बारबेक्यू। नंबर 3, हाउ विल ह्यूमंस इवॉल्व इन 1000 years? हम इंसान करोड़ों सालों पहले जानवर से इवॉल्व होके आज पृथ्वी के सबसे स्मार्टेस्ट जीव बन चुके हैं कि नहीं बताओ। पर हमारा एवोल्यूशन यहीं पर नहीं रुका, हम हर पल इवॉल्व हो रहे हैं और इसका प्रूफ भी हमारे सामने है। 130 साल पहले एक एवरेज मेल की हाइट 5 फुट 7 इंचेस हुआ करती थी, पर आज एवरेज हाइट 5 फुट 9 या 5 फुट 10 हो गई है। लेकिन इस एवोल्यूशन के साथ सिर्फ हाइट ही नहीं, हमारी क्यूरियोसिटी भी इवॉल्व हुई है, और इसीलिए ना हम ये जानने के लिए भी क्यूरियस है कि अगले 1000 साल बाद इंसान इवॉल्व होके कैसे दिखेगा। इस सवाल के 3 पॉसिबल जवाब है। जवाब नंबर 1, नेचुरल एवोल्यूशन। जैसे हमने पहले देखा, नेचुरली इवॉल्व होने के कारण हमारी हाइट कुछ 100 सालों में बढ़ चुकी है, और साथ ही पिछले 60 सालों में हमारी लाइफ स्पैन भी और 20 साल बढ़ चुकी है। यानी हम फ्यूचर में और ज्यादा लंबे होंगे और हमारी लाइफ स्पैन भी और ज्यादा होगी। इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन आज जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, उसके कारण आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान और बढ़ जाएगा, और उसमें डार्क स्किन हमारा एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज बनेगा, क्योंकि डार्क स्किन में ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होने के कारण वो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। और एवोल्यूशन की वजह से इतने सालों में हमारे ब्रेन का साइज भी कम हो चुका होगा। बट टेंशन मत लो, साइज छोटा होने के कारण हमारा ब्रेन बस और ज्यादा एफिशिएंट हो गया होगा। और इसमें आइंस्टाइन का ही एग्जांपल ले लो, उनका ब्रेन एवरेज इंसानों के ब्रेन से छोटा था, कैन यू बिलीव इट? बट हम सभी जानते हैं उस इंसान ने कैसे दुनिया बदल दी। ओवरऑल देखा जाए तो हम नेचुरल एवोल्यूशन के कारण ज्यादा जिएंगे, हमारी हाइट ज्यादा होगी, हमारा स्किन डार्क होगा और हमारा ब्रेन छोटू होगा। नॉट अ बैड डील, राइट? बट दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कंबाइनिंग विद मशीन्स। आज जिस हिसाब से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शायद फ्यूचर में वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम एक्चुअली में इवॉल्व होके आधे इंसान और आधे रोबोट्स बन जाएंगे, जिसे कहा जाता है ह्यूमन साइबॉर्ग्स। मतलब आज की तारीख में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है जो किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगती। ये मशीन वो डेफ लोगों को सुनने में मदद करती है और साथ साथ साउंड को भी रिकॉर्ड करती है, और कुछ हाई-फाई हियरिंग एड्स के अंदर तो बिल्ट इन फोन भी होता है। एंड दूसरा एग्जांपल, एक ओरेगन यूनिवर्सिटी की टीम बायोनिक आईज के डेवलपमेंट में लगी हुई है। ये बायोनिक आईज ब्लाइंड लोगों को देखने में मदद करेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाए ना, तो शायद ये आंख हमें वो सब भी देखने में मदद करेगा जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते, जैसे कि इंफ्रारेड रेज, यूवी लाइट और शायद एक्स-रे विजन भी। और अब क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्निक्स भी दुनिया में आ चुकी है, जिसके इस्तेमाल से तुम अपने होने वाले बच्चे के जीन्स को लिटरली ऑल्टर करके उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो और उसके जीन्स में से जेनेटिक डिजीज वाले जीन्स को भी निकाल सकते हो। पर ये सब तो बस सिर्फ एक शुरुआत है। क्रिस्पर के बेसिस पे तो ये बोलना भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में तो ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आएंगी कि हम खुद के ही जीन्स और डीएनए को भी चेंज कर पाएंगे और खुद को ही बीमारियों से इम्यून कर पाएंगे, और साथ ही खुद के एजिंग के प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकेंगे। और शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे बॉडीज में नैनोबॉट्स यानी छोटे छोटे रोबोट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हम ह्यूमन बॉडी के लिमिटेशंस को तोड़कर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस अचीव कर सके। और इसीलिए मैं कहता हूं इंसान फ्यूचर में साइबॉर्ग्स जैसे हो जाएंगे, यानी अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड रोबोट्स, बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह।
जवाब नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन मार्स। तो चलो अब थोड़ा सा इलॉन मस्क के मार्स पर कब्जा करने के प्लान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि समझो अगर हमने मार्स पर कॉलोनी बना ली ना, तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन एक दूसरे ही दिशा में जंप स्टार्ट हो जाएगा। मार्स की कंडीशंस अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। जैसे अर्थ के मुकाबले मार्स पर 66% कम धूप गिरती है, जिसके कारण हमारे आंखों के प्यूपिल्स इवॉल्व होके और बड़े होने लगे, ताकि हमारी आंखें ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके और हम अंधेरों में देख पाए। और अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर रॉबर्ट ज़ुब्रिन के अनुसार मार्स पर अर्थ से 68% कम ग्रेविटी होने के कारण हमारा स्पाइनल कॉर्ड और लंबा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट कुछ और इंचेस बढ़ जाएगी। और इसी वजह से मार्स पर पैदा होने वाले बच्चे अर्थ के हर इंसान से लंबे होंगे। नंबर 4, कैन वी टॉक इन स्पेस। अब फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं आज के फाइनल सवाल पे कि क्या हम स्पेस में बात कर सकते हैं। वेल, हमने ये तो देख लिया कि स्पेस में वैसे तो सांस नहीं ले सकते, पर फिर भी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस की स्मेल को रेप्लिकेट कर लिया। तो क्या स्पेस में बात करना भी पॉसिबल है? देखो, सबसे बेसिक लेवल पर साउंड हवा में होने वाले वाइब्रेशंस होते हैं, पर जैसे हमें आज पता चला कि स्पेस इज अ वैक्यूम और यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर यानी एयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो जाहिर सी बात है बिना एयर के वाइब्रेशंस भी क्रिएट नहीं होंगे, एंड साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन, राइट? इसीलिए स्पेस में एक दूसरे से बात करना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सवाल आता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? तो यूजुअली उनके हेलमेट्स में एक डिवाइस लगा हुआ होता है जो साउंड को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो रेडियो वेव्स एमिट होते हैं, और स्पेस में रेडियो वेव्स बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए ये रेडियो वेव्स एक एस्ट्रोनॉट से दूसरे एस्ट्रोनॉट तक ट्रैवल करता है और फिर दूसरे वाले एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में लगा हुआ डिवाइस इन वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करता है, और इसी तरह एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कर पाते हैं, which is very different from how we talk to each other on Earth. So भाई लोग, अभी मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में साइबॉर्ग्स होंगे या मार्स में एलियन ढूंढने के बजाय हम खुद ही वहां के एलियंस बन जाएंगे? उम्मीद है ये सारे जवाबों ने आपको सेटिस्फैक्शन पहुंचाया, आपकी क्यूरियोसिटी को। और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना #AskGSF करके, और नेक्स्ट Ask GSF एपिसोड में मैं इसका आंसर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।